Hi everyone, welcome back to my channel. So this is a new lecture series for your GATE 2023 Life Science Examination जिसमें हम PYQs को सॉल्व करने वाले हैं. So first we are going to start with botany section. So यहाँ पे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं with GATE 2022. So हम 2022 then 2021 इस तरीके से सारे 10 years के PYQs को सॉल्व करेंगे. So this is the part first with detail explanation. So this is the question number first जो पूछा गया था GATE Botany Excel में that in angiospermic plant normally exarch xylem condition occurs in. So ये जो क्वेश्चन है प्लांट एनाटॉमी से पूछा गया है एंड मोस्टली हर बार प्लांट एनाटॉमी से एक क्वेश्चन रहता है. सो आप एंडार्च कंडीशन, एक्सार्च कंडीशन, कोलेट्रल, क्लोज, ओपन, वेस्कुलर बर्नल के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि एक्सार्च और कंडीशन क्या होती है, सो हम देखते हैं कि जाइलम दो कंडीशन में हमें मिलता है, वन इज एंडार्च एंड अनदर वन इज एक्सार्च. सो यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम, दो तरीके के जो जाइलम है वो प्राइमरी जाइलम को फॉर्म करते हैं. तो प्रोटो मीन्स जो पहले फॉर्म होगा एंड मेटा मीन्स इट विल फॉर्म इन लेटर कंडीशन. सो जो प्रोटोजाइलम है अगर पेरीफेरी की टूवर्ड फेस कर रहा है और जो मेटाजाइलम है वो अगर सेंटर की टूवर्ड है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सार्च कंडीशन. सो यहाँ पे प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड द पेरीफेरी एंड द मेटाजाइलम इज टूवर्ड द सेंटर. सो यहाँ पे इस कंडीशन को हम एक्सार्च बोलते हैं. और इसका अपोजिट जो कंडीशन होती है, ठीक जहाँ पे प्रोटोजाइलम हमारा सेंटर की टूवर्ड फेस कर रहा है एंड मेटाजाइलम इज टूवर्ड द पेरीफेरी, उसे हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो एक्सार्च कंडीशन है वो नॉर्मली आपको डाइकॉट रूट में देखने को मिलेगा एंड एंडार्च कंडीशन आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा. सो उसको याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक चीज़ को याद रखिए, आइदर यू लर्न कि एंडार्च क्या होता है, उसका सेम अपोजिट एक्सार्च होगा और उसका एग्जाम्पल याद रखिए, और उसका अपोजिट एग्जाम्पल जैसे स्टेम एक का एग्जाम्पल है तो नेक्स्ट का एग्जाम्पल रूट होगा. सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो गया होगा. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डाइकॉट रूट में ये क्वेश्चन, डाइकॉट रूट इसका आंसर होगा. दिस क्वेश्चन वॉज फॉर 1 मार्क्स. सो दिस वॉज द सिंपल क्वेश्चन. डाइकॉट एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं जाके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स. क्वीसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन. सो हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वीसेंट सेंटर हमारा रूट में प्रेजेंट होता है एंड रूट में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पे क्वीसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. Then this question is for also 1 marks. So with reference to virulence gene of ओपलमाइन टाइप टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस. तो यहाँ पे ग्रुप 1 में आपको विर जीन दिए हैं एंड ग्रुप 2 में उनका इनकोडेड प्रोटीन दिया गया है. तो आपको जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आइडेंटिफाई करना है. सो एग्रोबैक्टीरियम से हर बार आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हर विरुलेंट जीन का क्या फंक्शन है. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल प्रोवाइड की है, यहाँ पे हर विर जीन का फंक्शन दिया हुआ है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, इससे आपका काम बन जाएगा. अगर हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो हमें पता है कि एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ गॉल डिजीज़ कॉज करता है, क्राउन गॉल. तो उसके लिए उसको अपना टीआई जो प्लाज्मिड है वो प्लांट के अंदर भेजना होता है टू इंटीग्रेट इनटू प्लांट जीनोम. तो उसके लिए डिफरेंट विरुलेंट जीन फंक्शन करते हैं, लाइक विर ए जो है रिसेप्टर काइनेज है, बिकॉज यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग चलती है. विर ए आपका रिसेप्टर काइनेज है, हिस्टिडीन काइनेज. तो प्लांट जो है एसिंटोसिरिन जोन रिलीज करेगा जिसको बैक्टीरिया सेंस करेगा और उसके थ्रू यहाँ पे विर ए एक्टिवेट हो जाएगा. तो विर एक रिसेप्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और इस रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है दैट इज विर जी. तो विर ए जो है सेंस करेगा एंड विर जी है रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेगा और ये इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ ऑल अदर विर जीन और अदर विर जीन्स लाइक विर बी, विर सी, विर D1, D2, E, F. इन विर जीन को जो एक्टिवेट कराएगा दैट इज विर जी. तो आपको याद रखना है कि विर ए का फंक्शन क्या है, विर जी का फंक्शन क्या है. देन जब हम टीडीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से इनटू द प्लांट सेल, तो यहाँ पे जो चैनल फॉर्म हो रहा है, जो कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म हो रही है टाइप 4 सीक्रेटरी सिस्टम, वो फॉर्म करता है विर बी. तो यहाँ पे विर B4 होता है जो कंजुगेशन ट्यूब चैनल फॉर्म करता है फॉर टीडीएनए ट्रांसपोर्ट. फिर उसके बाद विर सी का जो फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ हेलिकेज दैट इज इन्वॉल्व इन अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड प्रमोट द टी
प्रमोट टी स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो अनवाइंडिंग का काम करेगा, हेलिकेज का काम करेगा, वो विर सी करेगा। देन यहाँ पे विर डी के दो फॉर्म है, D1 एंड D2। सो जो विर D1 है दैट इज एक्टिंग एज अ टोपो आइसोमरेज, इट हेल्प टू विर D2 फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ राइट बॉर्डर। तो यहाँ पे जो हमारा टी आई प्लाज्मिड होता है, यहाँ पे राइट बॉर्डर होता है, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर होता है। जब हम राइट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो राइट बॉर्डर से ही हमारा टी-DNA मूव करता है टुवर्ड द प्लांट सेल। तो यहाँ पे राइट बॉर्डर को जो रिकॉग्नाइज करेगा दैट विल बी विर D1, और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो करेगा, कट करेगा टी-DNA को यहाँ पे, दैट विल बी विर D2। यहाँ पे आप देख सकते हैं विर ई जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, जो टी-DNA के ट्रांसफर के ड्यूरेशन में उसको न्यूक्लियस के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। इससे यहाँ पे विर ई जो है आके बाइंड हो जाएगा, और विर ई बाइंड होगा तो ये किससे प्रोटेक्ट करेगा, उसको न्यूक्लियस के अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। और विर एफ का काम क्या है, यूबिक्विटाइजेशन करना विर डी का और विर ई का इन द प्लांट सेल। तो यहाँ पे जो विर जीन्स हैं डिफरेंट, उनमें से केवल विर डी और विर ई जो है प्लांट सेल्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है और ये राइट बॉर्डर से बाइंड कर रहा है, और इन दोनों को फिर जो यूबिक्विटिनाइट करके डिग्रेड कर देगा दैट विल बी विर एफ, और इस तरीके से जो DNA है वो प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड दैट विल कॉज द क्राउन गॉल डिजीज। सो यू कैन लर्न दीज फंक्शंस लाइक जीन और उसका फंक्शन क्या है। सो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विर ए एक सेंसर प्रोटीन है जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करता है हिस्टिडीन काइनेज है। देन हमारा विर बी जो है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो चैनल फॉर्म करता है। देन विर ई हमने पढ़ा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, न्यूक्लियस के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। और विर डी जो है टोपो आइसोमरेज है। तो अगर हम ए का बात करें तो ए का फोर्थ हमारा ऑप्शन बी में है, क्यू का हमारा थर्ड होना चाहिए, आर का फर्स्ट होना चाहिए, एंड इस तरीके से एस का सेकंड है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन बी। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करिए, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन से प्लांट में देखने को मिलती है, बिकॉज हमेशा ही से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर आपसे पूछा जा सकता है कि किस में ऑब्जर्व्ड है, या फिर नहीं पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है हमारा ड्रेसिना में। तो अगर हम बात करें कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सो वी नो कि जो हमारा प्राइमरी ग्रोथ होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम फॉर्म होता है, एंड सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा कैम्बियम आ जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है। बट कभी कभी जो हमारा कैम्बियम है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, उसकी वजह से जहाँ पे जाइलम फॉर्म होना होता है वहाँ पे नहीं फॉर्म होता, या जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन का वो चेंज हो जाता है, या फिर जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो स्कैटर्ड कंडीशन में फॉर्म होता है, तो उसे हम एबनॉर्मल या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो ये देखने को मिलता है ड्रेसिना में, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो यहाँ पे बंडल्स में प्रेजेंट है। तो इस तरीके की एनामोलस ग्रोथ को के लिए ड्रेसिना को अलग सी कैटेगरी में रखा जाता है फॉर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। बट ड्रेसिना एक मोनोकॉर्ड है जहाँ पे आपको मोनोकॉर्ड में जनरली कैम्बियम होती नहीं है, बट ड्रेसिना में देखने को मिल रही है कैम्बियम। ये भी एक एबनॉर्मल कैरेक्टर स्टेट है, इसलिए ये एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जांपल है। अगर हम और प्लांट की बात करें लाइक युक्का है, बोगनवेलिया है, एक्रेंथस है, तो यहाँ पे भी एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स। देन यहाँ पे हम प्लांट डिजीज़ की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 51 है प्लांट डिजीज़ पे है, हमेशा से क्वेश्चन रहता है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है प्लांट डिजीज़ के, उनको आप याद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। तो पहले तो सबसे बेस्ट एलिमिनेशन का मेथड जो है, आपको ये देखना है कि लीफ कर्ल जो डिजीज़ है पपाया की, मोस्टली जो कर्ल डिजीज़ है, मोज़ेक डिजीज़ है, वो वायरल डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाता है। बट ये एक MSQ क्वेश्चन है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे एप्पल स्कैब हमें पता है कि इट इज़ अ फंगल डिजीज कॉज बाय वेंचुरिया इनिक्वालिस। तो यहाँ पे हमारी 2 डिजीज बचती हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट एंड सिट्रस कैंकर। तो ये मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है A and B, सॉरी C हो गया यहाँ पे, A and B यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो आपका एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है, ये आप देख सकते हैं कॉटन की लीव्स में स्पॉट्स आ जाते हैं। इट इज़ कॉज बाय सूडोमोनास सिरिंजी, दिस इज़ अ बैक्टीरिया।
देन अगेन जो नेक्स्ट डिजीज़ है सिट्रस कैंकर, इस तरीके से कैंकर आपको सिट्रस फ्रूट पे देखने को मिलेंगे। इट इज़ कॉज बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई सब स्पीसीज सिट्राई, ये दोनों ही बैक्टीरिया है। सो ऑप्शन जो आंसर होगा दैट इज़ ए एंड बी, बोथ आर बैक्टीरियल डिजीजेस। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 भी हमारा सॉल्व हो गया। देन इस जो सॉल्विंग क्वेश्चंस का जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इट इज़ गिवन बाय जॉन हचिंसन एंड एंगलर, और एंगलर ने और हचिंसन ने दोनों ने ही जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। अगर हम लीनियस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था इट इज़ अ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, और अगर हम बेंथम एंड हुकर की बात करें तो इट इज़ अ नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इकोलॉजी पार्ट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर पार्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमएसक्यू था, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपके सही होने थे। तो मैराइन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें मीन्स वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अगर हम ओपन ओशन, ओशन तो हमें पता है कि मैराइन इकोसिस्टम का पार्ट है, डीप सी आपको पता है कि मैराइन इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था तो यहाँ पे हो सकता था चैप्रल से और इस एचुरीज से। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है आपको इन दो चीज़ों में हो सकता था, बट अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे इस एचुरीज भी हमारा मैराइन इकोसिस्टम का ही पार्ट है, बिकॉज जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है रिवर का सॉल्ट वाटर ऑफ ओशन से मिलता है, वहाँ पे कोस्टल वाटर बॉडी फॉर्म होती है, उसे हम इस एचुरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ए बी एंड ए सी एंड डी। तो यहाँ पे जो चैप्रल है वो क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सो चैप्रल इज एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट एवरग्रीन shrubs and small tree that are adapted to long dry hot summers and mild and rainy winters। तो यहाँ पे ऐसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है जहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंस मीन लेस वाटर में भी जहाँ पे श्रब्स और ट्रीज सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर अडेप्टेड टू अ लॉन्ग ड्राई समर्स, एंड वहाँ पे जो रेन है वो बहुत माइल्ड रेनी सीजन्स और विंटर कम आता है, जहाँ पे ड्राई और हॉट समर्स जहाँ पे रहते हैं, ऐसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी को हम चैप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है अगर आप ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे तो मे बी कोई और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करे। Then this is the last question, question number 54. In NADP plus malic enzyme type 4 photosynthesis cycle, n molecule of ATP are required for assimilation of 1 molecule of CO2। अगर आप फोटोसिंथेसिस में एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स कर रहे हैं C4 साइकिल के थ्रू, तो आपको कितने नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड होंगे। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने C3 साइकिल C4 साइकिल को डिटेल में पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पाथ फाइंडर है इसमें इसका पूरा टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे CO2 और ATP एसिमिलेशन का रेशियो दिया हुआ है। अगर हम एक CO2 को फिक्स करने की बात करें तो हमारा C4 प्लांट में 5 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारा जो C4 प्लांट है वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए दो तरीके से हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है इन मीजोफिली सेल्स एंड इन बंडल सीड सेल्स। तो यहाँ पे एक CO2 के लिए 5 ATP रिक्वायर्ड है, अगर 2 CO2 है 10 ATP रिक्वायर्ड है। अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए यहाँ पे ओनली 3 ATPs आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली कैम प्लांट में भी फॉर फिक्सिंग 1 CO2 देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ATPs। I hope this is very clear to you. I hope this series was helpful to you। तो अगर आप क्या कंटेंट चाहते हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी इसका भी आप फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट और क्या इसमें ऐड होना चाहिए। So I hope this video was helpful to you. Thank you for watching this video. If you really like this series, please like, share and subscribe to my channel.